मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र अपने को पेपर डिस्कस करना है, अपन 1-2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। अभी देखिए मैंने 2 बार भेज चुकी हूँ, अब नहीं आई तो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें देख लीजिएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ उसमें। जिनके पास आ गई, मैंने कल एक मैसेज किया था, वो प्रीति ने मुझे बताया था कि ईमेल में स्पैम और दूसरे भी कोई फोल्डर होते हैं, प्राइमरी वगैरह ऐसा कुछ, तो उसमें भी आप चेक कर लीजिए, कोई बच्चों से दिखवा लीजिए इधर उधर कहीं दूसरे फोल्डर में आई हो तो। बाकी मैं 2 बार भेज चुकी हूँ, तो वो अब क्यों नहीं आ रही है क्या मालूम मुझे। अभी अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए जिनका ये अनम्यूट है ना, वो अपना ध्यान दें, सभी आवाज बंद रखें। सुधा जी आपका बार बार में अनम्यूट हो जाता है, थोड़ा आप ध्यान रखिए। मैं भी मतलब वो बार बार में मेरे को उपयोग लगाना पड़ता है उसको बंद करने के लिए आपका। आप अभी भी अनम्यूट ही है आपका, म्यूट कर लीजिए। अभी हम थोड़ी सी देर पहले अभी पेपर डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी देर मैं अपन ये बात कर लेते हैं, फिर करते हैं पेपर डिस्कस। कल हमने देखा था कि देवगति की चर्चा अपनी चल रही थी और देवों के ये 4 प्रकार के देव हैं, 4 निकाय, चतुर निकाय के देव कहे जाते हैं। और ये 4 प्रकार के देव और इनके भी भेद हैं। भवनवासी 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं, ज्योतिष 5 प्रकार के हैं और वैमानिक देवों में जो कल्पोपन या कल्पवासी देव हैं वो 12 प्रकार के हैं, उनके 12 भेद हैं। इस तरह से ये हमने देखा था। और फिर इन सब में जो भवनवासी हैं और जो वैमानिक हैं, कल्पवासी हैं, उनमें फिर से 10-10 भेद हैं और व्यंतर और ज्योतिषियों में 8 भेद हैं। भवनवासी में और कल्पवासियों में 10-10 भेद हैं। कौन से 10-10 भेद हैं? इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विशिक। ये 10 भेद भवनवासी में और कल्पवासी देवों में हैं। और जो व्यंतर और ज्योतिष हैं उनमें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं है। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर बाकी के 8 भेद उनमें पाए जाते हैं। ये 10 भेद इंद्र आदि, इंद्र, सामानिक आदि जो 10 नाम हैं, कौन सुनाएंगे मुझे? जिनको पहले से याद है वो नहीं, जिन्होंने आज कल में ही याद किए हैं वो हाथ खड़ा करें। आशा आंटी, आशा छाबड़ा आंटी बोलिए। हाँ, आवाज चालू कर लीजिए आपकी।
प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक। बढ़िया, हाँ, अच्छा प्रयास है। और कोई सुनाएंगे? हाँ, आशा जी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। लोकपाल, अनीक, हाँ हाँ, ठीक है। अभी शब्द प्रॉपर सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, और उसको सही करना आप। बोलिए आशा जी। आवाज नहीं आ रही है आपका, ईयरफोन हटा दीजिए, उससे वो बिना वैसे ही बोलिए। हाँ, त्रायस्त्रिंश शब्द है, त्रायस्त्रिंश, ठीक है ना? बढ़िया। चलिए ज्योति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बीच में दो तीन रह गए, इंद्र सामानिक के बाद में। अच्छा, फिर से बोलती हूँ। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्, लोकरक्ष, पारिषद, आत्मरक्ष, आत्मरक्ष, लोकपालानी, और लोकपालानी, प्रकीर्णक, प्रकीर्ण, काव्य योग्य, किल्विषिका। हाँ, किल्विषक, ठीक है, बढ़िया। ये 10 प्रकार के हैं, और व्यंतर और ज्योतिषियों में जो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। हाँ, चलिए अभी दूसरा प्रश्न। त्रायस्त्रिंश किस, कौन, हाँ चित्रा आंटी क्या कह रहे हैं? हाँ, सुनाइए सुनाइए। हाँ हाँ, व्यंतर ज्योतिष का। और वो चैकश नहीं है, चैकशः, चैकश शब्द नहीं है, चैकशः विसर्ग है, चैकशः, चैकशः, शः, हाँ, ऐसे, बढ़िया। त्रायस्त्रिंश किसे कहते हैं? बोलिए दीपिका जी, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए दीपिका जी। जिनको बोलना है वो म्यूट रहते हैं, जिनको नहीं बोलना है वो अनम्यूट रहते हैं। चलिए, कोई और बताएंगे? हाँ, अनिता, हाँ बोलिए। मंत्री और पुरोहित होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है, इसलिए त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। हाँ, मंत्री और पुरोहितों के समान होते हैं। एक्चुअल में तो वहां ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मंत्री और पुरोहितों के समान होते हैं और 33 की संख्या में होते हैं, इसलिए त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। अनीक किसे कहते हैं? अनीक, अनीक किसे कहते हैं? अनीता जी बोलिए, अनीता जी कोठारी।
हाँ, बढ़िया। घुड़सवार, हम्म कंधर, नर्तकी, बैल हम्म और हाथी और रथ। हाथी। हाँ, 7 प्रकार की होती है। हाँ बैल की संख्या पहले से ज्यादा होती है। हाँ, दुगनी दुगनी यानी 7 उनकी बढ़िया बढ़िया। अनीक यानी मतलब अनीक का मतलब है सेना। सेना। ठीक है, अब अपन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। हेलो हाँ ज्योति जी, कोई हाँ, नाम बताएंगे कि फिर मैं थी नहीं। क्या बताऊं? ये जो घुड़सवारी जिसमें है ना, ये बताई थी ना, ये इसमें सातों के क्या नाम, ये मैं कल थी नहीं, मेरा मिस हो गया था। ठीक है ठीक है, हाथी, घोड़ा, हाँ, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, हाँ, अ, आपने हाँ, वो मैं एक्चुअल में वो शिफ्ट कर रही हूँ इसमें से। मीनू दी आप बताइए इनको, आप बताइए। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, गंधर्व, नर्तकी, गंधर्व, नर्तकी, हाँ, और बैल। ठीक है। हाँ, ये 7 प्रकार की सेना। ठीक है। ये नर्तकी के बाद में क्या बोला? बैल। गंधर्व, नर्तकी और बैल। बैल बैल बैल। हाँ, बैल। चलिए, अब जो लोग खोल सकते हैं वो अपना पेपर खोल लीजिए। मैं एक एक का नाम लेती जाऊंगी, जिनसे आप लोग आंसर बताते जाइएगा। क्वेश्चन मैं बोलूंगी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य क्षेत्र का विस्तार कितना है? मनुष्य क्षेत्र का विस्तार कितना है? हाँ, रेणु जी लुहाड़िया। तक होगा ना? आपको फिगर बताना है कितना है मनुष्य क्षेत्र का विस्तार, कितना योजन है, योजन में बताना है। चलिए, हाँ नहीं, चलिए अनीता जी बता रहे हैं। 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र यानी 2.5 द्वीप, और उसका विस्तार है 45 लाख योजन। बढ़िया। पंचमेरु कहाँ स्थित है? पंचमेरु कहाँ स्थित है? सुधा जी। 2.5 द्वीप में, बढ़िया। सुदर्शन मेरु पर्वत में भूमि से 100 मनस वन की ऊंचाई, सुमेरु पर्वत में भूमि से 100 मनस वन की ऊंचाई कितनी है? शिमला भाभी। 63,500। कैसे होगी? वो उसको नीचे से गिनेंगे 100 वन से ही। हाँ, उसकी ऊंचाई 100 वन से गिनेंगे। 100 मनस वन की तो पूछ ही रहे हैं, 100 मनस वन कितना ऊंचा है? भद्रसाल वन से गिनेंगे, ऐसे बोलिए। हाँ, तो कैसे होगी बताइए जोड़ के। 500 योजन तो भद्रसाल वन से सोमनाथ वन की हो गई। भद्रसाल वन से सोमनाथ वन की 500 योजन। नंदक वन तक। हाँ, उसकी हो गई
हाँ, तो दोनों की मिला के हो गए 63,500। 62 में 500 मिलाएंगे तो 63.5 हो जाएंगे। 63,000 योजन आंसर है। सुदर्शन मेरु पर्वत में भूमि से 100 की ऊंचाई 63,000 योजन, क्योंकि भूमि से 500 योजन ऊंचा तो है नंदनवन, और नंदनवन से 62,500 योजन ऊपर है 100 तो 62 में 500 और प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 63,000 इतना। धातकी खंड का विस्तार यानी व्यास कितना है? धातकी खंड का विस्तार यानी व्यास कितना है? मीनू दी, अनम्यूट करिए। जम्बूद्वीप से कितना है योजन में बताना है, जम्बूद्वीप से या ऐसा कुछ नहीं है। धातकी खंड का विस्तार कितना है? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, ऐसे कुछ समझ। 4 लाख योजन। हाँ, 4 लाख योजन, बढ़िया। अवसर्पणी काल में क्या होता है? देखिए इसमें ऑप्शन दी है, जीवों के शरीर, आयु, अनुभव आदि की वृद्धि होती है। फिर है जीवों के शरीर की वृद्धि, आयु की हानि होती है। फिर है जीवों के शरीर, आयु, अनुभव आदि की हानि होती है। और चौथा है जीवों के शरीर की हानि, आयु की वृद्धि होती है। हाँ, एक अंकल आप बैठे हैं, किरण जी, क्या नाम है? जीवों के शरीर, आयु, अनुभव आदि की हानि होती है। हाँ, बढ़िया। जीवों के शरीर, आयु, अनुभव सबकी हानि ही होती है, वृद्धि नहीं होती है। सुखमा काल में आयु कितनी होती है? उत्कृष्ट आयु बतानी है सुखमा काल में। शशि जी। 2 पल्ले की। हाँ, सुखमा काल कौन से नंबर का है? अवसर्पणी का दूसरे नंबर का, बढ़िया। प्रलय आती है, कब आती है प्रलय? बोलिए सुनीता आंटी, प्रलय कब आती है? अवसर्पणी के छठे काल में। अवसर्पणी के छठे काल में, बढ़िया। बेर बराबर भोजन होता है, प्रेमलता जी पांड्या, कौन से काल में होता है? बेर के बराबर भोजन कौन से काल में होता है? अनम्यूट करिए। अवसर्पणी काल के प्रथम काल में। बहुत बढ़िया, बढ़िया। बेर बराबर भोजन अवसर्पणी के पहले काल में। भोग भूमि में मरण किस प्रकार से होता है? कांता आंटी आप बोलेंगे? चलिए बीना बोरा भाभी आप बोलिए, भोग भूमि में मरण किस प्रकार से होता है? बीना बोरा भाभी अनम्यूट कर लीजिए। और छींक आने से। हाँ, जम्हाई और छींक आने से। 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु कौन से काल में होती है? चौथे काल में। चौथे काल में, बढ़िया। कौन सा चौथा है, उत्सर्पणी का या अवसर्पणी का? अवसर्पणी का। निम्न में से 63 शलाका पुरुष में नहीं है। 4 ऑप्शन है, तीर्थंकर, नारायण, कामदेव और चक्रवर्ती। हाँ, रेणु जी लुहाड़िया बोलिए आप। हाँ, कामदेव 63 शलाका पुरुषों में नहीं होते हैं। दुखमा सुखमा काल का समय कितना है? चित्रा आंटी, दुखमा सुखमा काल का समय नहीं आता? समय मतलब कितने टाइम का है वो, नहीं? चलिए आशा जी आप बताइए। आप अनम्यूट करिए चित्रा आंटी, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। आशा जी आप भी नहीं कर रहे क्या? बोलिए आप दोनों ने। कम करेंगे ना उतना हो जाएगा दोनों का। फिर से बोलिए चित्रा आंटी, फिर से बोलिए।
हाँ तो 21 कितने हुए? 40। हाँ तो बस यही तो है, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, यही आंसर है। दुखमा सुखमा काल का समय कितना है? 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। बढ़िया। धातकी खंड में स्थित पर्वतों के यानी मेरू पर्वतों के नाम बताने हैं। अब बोलिए आशा जी, धातकी खंड में कौन कौन से मेरू पर्वत हैं? मनोरमा आंटी आप बोलिए। विजय और अचल। बढ़िया। दूसरे काल में ऊंचाई कितनी होती है? प्रमिला चाची, दूसरे काल में ऊंचाई कितनी होती है? 2 कोस। 2 कोस। बढ़िया। मनुष्य तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? रश्मि जी, मनुष्य तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? हेलो। हाँ बोलिए। अंतिम मुहूर्त। उत्कृष्ट आयु। एक कोड़ा कोड़ी। नहीं। नहीं। उत्कृष्ट आयु। मीना चाची। 1 कोटि पूर्व। मधुलिका जी। 3 पल्ले। 3 पल्ले, ये तो सूत्र में था अपना, लास्ट के सूत्र थे ना। मनुष्य तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु, वो मनुष्य तिर्यंच कहने से सारे भोग भूमि कर्म भूमि सबको इंक्लूड कर लिया, तो भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु है ना उत्कृष्ट आयु, तो कॉमन कहेंगे मनुष्य तिर्यंचों की कितनी है, तो 3 पल्ले। चलिए, कालोदधि समुद्र में क्या होती है? कुभोग भूमि होती है कि कर्म भूमि होती है या जगन्य भोग भूमि होती है? क्या होता है कालोदधि समुद्र में? बोलिए सुलोचना जी। सुलोचना जी। जगन्य भोग भूमि। नहीं, देखिए वैसे जगन्य भोग भूमि तो है ही नहीं। हमने जो पढ़ा था ये, इस प्रश्न के उत्तर अपन दोनों दे सकते हैं, और फिर मैंने दोनों का ही सही कर रखा था, पर किसी का भी 2 आए नहीं जवाब, तो जिनका सही आया वो एक ही आया है। कालोदधि समुद्र में मेरी अपेक्षा यहाँ ये थी कुभोग भूमि होती है, अपन ने जो कुभोग भूमियां पढ़ी थी ना, आंसर इसका है कुभोग भूमि, क्योंकि कुभोग भूमि होती है। और दूसरी तरफ से हम देखें तो वो कर्म भूमि, कर्म भूमि भी इसका आंसर हम कह सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में कर्म भूमि भी लिखा गया था। और कर्म भूमि किस अपेक्षा से हो सकती है कालोदधि समुद्र में? क्योंकि 2.5 द्वीप में आ रहा है ना कालोदधि समुद्र भी, और पूरे 2.5 द्वीप में एक सामान्य रूप से हम कहें तो सामान्य रूप से वो कर्म भूमि, मतलब 2.5 द्वीप से क्योंकि जीव मोक्ष जाते हैं, इसलिए वो सामान्य रूप से ऐसे कर्म भूमि कही जाती है। तो लेकिन अपना जो अपेक्षा थी वो कुभोग भूमि पूछने की अपेक्षा थी, और ज्यादातर जिन लोगों का भी सही हुआ है तो वो कुभोग भूमि सबने लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन में। चले आगे। कुभोग भूमि में कैसी व्यवस्था होती है? कौन सी भोग भूमि की जैसी व्यवस्था होती है अंकल? जघन्य भोग भूमि की जैसी। नंदीश्वर द्वीप में रतिकर पर्वत पर स्थित कुल जिनालय कितने हैं? आशा छाबड़ा आंटी, रतिकर पर्वत पर कितने जिनालय हैं टोटल नंदीश्वर द्वीप में? 54 तो टोटल ही नहीं है नंदीश्वर में, टोटल ही 52 है। चलिए चमेली आंटी। 32। रतिकर पर्वत एक दिशा में 8 है, तो चारों दिशाओं में 8 चौक 32, ऐसे 32 हो जाएंगे रतिकर पर्वत। तीर्थंकर की माता जी की सेवा करने देवियां कौन से द्वीप से आती हैं?
हाँ, कुसुम जी अजमेरा। आप लोग हैंड रेज नहीं करें, मैं नंबर से पूछ रही हूँ। बंद हो गया, फिर से चालू करिए कुसुम जी। फिर से चालू करिए, आप आवाज चालू करिए। हाँ जी, हाँ, नंबर कौन सा है उस द्वीप का? 13वें द्वीप से आती है। बढ़िया। कालोदधी समुद्र में कितने पाताल हैं? कालोदधी समुद्र में कितने पाताल हैं बेला जी? कोई नहीं, पाताल नहीं है। हाँ, कालोदधी समुद्र में पाताल है ही नहीं। कुभोग भूमियां कौन से समुद्र में पाई जाती हैं? परिधि जी, कुभोग भूमियां कौन से समुद्र में पाई जाती हैं? दोनों में भाभी, लवण में और कालोदधी। लवण में और कालोदधी दोनों में। बढ़िया। भाभी एक बात और पूछ। हाँ, बोलिए। भाभी अपनी बात हुई थी ना कि लवण में भी पाताल है और बाद वाले में भी पाताल है। नहीं, भाई जैसी व्यवस्था है इसमें उसी वो कुभोग भूमि के लिए बताया था कि जितनी, जैसे 24 कुभोग भूमियां लवण समुद्र में हमने देखी, ऐसे 24 नहीं, सॉरी, 48 कुभोग भूमियां लवण समुद्र में देखी, वैसे ही 48 कुभोग भूमियां कालोदधी समुद्र में भी हैं। पाताल केवल लवण समुद्र में ही है। ये वहां मैंने उस समय पढ़ाते समय भी बताया था कि पाताल दोनों में नहीं है, केवल लवण समुद्र में ही है। अग्निकायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? स्नेह जी। 3 दिन। बढ़िया। मनुष्य लोक के बाहर मनुष्य कब पाए जा सकते हैं? बिना ऑप्शन के बता सकते हैं ज्योति जी? हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये 3 अपवाद की स्थितियां हैं, अदरवाइज मनुष्य लोक के बाहर मनुष्य नहीं पाए जा सकते हैं। और ये 3 अपवाद हैं: मारणांतिक समुद्रघात के समय, केवली समुद्रघात के समय, और ढाईद्वीप के बाहर का कोई जीव वहां से मर के और ढाईद्वीप के अंदर जन्म ले रहा हो, उसको बोलते हैं उपपाद के समय। तो उस समय भी वो बाहर पाया जा सकता है। ये अपवाद हैं, इसके अलावा मनुष्य लोक के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। मध्य लोक में कुल कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? पद्मा जी। 458। बढ़िया। कुपात्र दान के फल में जीव कहाँ उत्पन्न होता है? बेला भाभी। कुभोग भूमि में। बढ़िया। पुष्करार्ध को 2 भाग, अब ये हाँ ना में जवाब देना है। पुष्करार्ध को 2 भागों में विभक्त करने वाले वक्षार पर्वत हैं जो पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं। सुधा जी। केशवाकार पर्वत। नहीं, हाँ या ना बोलना है। मैंने प्रश्न ये है, वाक्य है, पुष्करार्ध को 2 भागों में विभक्त करने वाले वक्षार पर्वत हैं जो पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं। हाँ या ना? हाँ, आंसर होगा ना। गलत है ये वाक्य। तीर्थंकरों की उत्पत्ति दुखमा सुखमा काल में होती है। सरोज आंटी। हाँ, तीर्थंकरों की उत्पत्ति दुखमा सुखमा काल में होती है। बढ़िया। पूर्व पुष्करार्ध में मंदर नामक मेरु है। वर्षा भाभी। पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरु नहीं है।
हाँ होगा इसका आंसर। पूर्व पुष्करार्ध में मंदर, मंदर मेरु किधर आएगा? पूर्व पुष्करार्ध में आएगा, बीच में सुदर्शन, फिर विजय अचल धातकी खंड में, फिर मंदर, तो ये पूर्व में आएगा। तो ये आंसर इसका होगा हाँ, पूर्व पुष्करार्ध में मंदर नामक मेरु है। हाँ, जहां शुभाशुभ कर्मों को करने तथा 8 कर्मों को नाश करने की प्रधानता हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। शीला भाभी, आप लोग जिनकी वीडियो बंद है 1-2 मिनट के लिए वीडियो चालू कर लीजिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आप लोग जवाब देंगे। हाँ, उसे कर्म भूमि कहते हैं। हाँ, बढ़िया। पहले काल में आंवले का भोजन होता है। मधु जी, आपका हो गया क्या? रागिनी जी, नहीं, हाँ, पहले काल में आंवले का भोजन होता है, ये नहीं, आंवले का भोजन नहीं होता। और किसी भी काल में आंवले का, बेर का ऐसा नहीं होता, आंवले के बराबर, बेर के बराबर, ऐसी वहां उसकी उपमाएं दी हैं। ढाई द्वीप में कुल 30 कर्म भूमियां हैं। ढाई द्वीप में कुल 30 कर्म भूमियां हैं। प्रेमलता जी कासलीवाल, बोलेंगे आप? दीपिका जी, आपका हो गया? नहीं हुआ तो आप बोलिए ना। तो कितनी है कर्म भूमियां? 15। बढ़िया। आर्य मनुष्य 5 प्रकार के होते हैं। कमला जी गर्ग, हंसा भाभी, वीना भाभी, वीना भाभी कोटा वाले, आर्य मनुष्य नहीं, 5 प्रकार के नहीं होते। हाँ, आर्य मनुष्य 5 प्रकार के नहीं होते। तो 5 प्रकार के कौन होते हैं? बिना विद्या वाले आर्य 5 प्रकार के। बढ़िया, बहुत अच्छा। आर्य मनुष्य तो 2 प्रकार के होते हैं। बढ़िया। आर्य मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक रिद्धि प्राप्त आर्य, एक बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। और जो बिना रिद्धि प्राप्त आर्य हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ना। मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है। मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है। जो रह गए हैं वो कोई बोलना चाह रहे हैं? नहीं तो मैं फिर वापस से ले रही हूँ। चलिए ज्योति जी बोलिए। अनम्यूट करिए फिर से। इसका आंसर तो आपकी आवाज फिर बंद हो गई। नेक्स्ट होता है थोड़ा। हाँ, आंसर मुझे पता है इसका आंसर तो, पर लेकिन हमने जब डिस्कस किया था ना, तो जब डिस्कस किया था तो हम लोगों ने भोग भूमि की अलग, कर्म भूमि की अलग। तो हमने उस समय, आपको ये तो ध्यान है, पर हमने उस समय, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले जब 3 पल्ले वाली बात आई थी ना, तब भी मैंने कहा था, और उस समय भी मैंने ये बात कही थी, अगर भोग भूमि कर्म भूमि नहीं लिखा है, सामान्य बात होती है, अगर भोग भूमि कर्म भूमि लिखा है तो उस अपेक्षा से लिखेंगे। और यहाँ लिखा है मनुष्य और तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त है, तो ये सामान्य बात है। फिर इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि भोग भूमि का है कि कर्म भूमि का है, तो फिर हमको कर्म भूमि का मान के, मतलब यानी जो कम से कम होगी, कर्म भूमि और भोग भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों में जो कम से कम है वो जघन्य आयु बतानी पड़ेगी, और जो सबसे ज्यादा से ज्यादा है वो उत्कृष्ट आयु बतानी पड़ेगी। तो जब ऐसा अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है कि भोग भूमि पूछ रहे हैं कि कर्म भूमि, तो उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले और जघन्य आयु अंतर्मूर्त। सूत्र में भी ऐसा कैसा है, जो अपने लास्ट के सूत्र थे ना, ये जो लास्ट वाले सूत्र थे अपने, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, तो इसमें मनुष्य तिरंचों की
आयु बता दी, इसलिए प्रश्न भी गलत नहीं है और आंसर इसका यही होगा, क्योंकि सामान्य कथन किया है मनुष्य और तिरंशियों की जगन्य आयु अंतर्मूर्त है, तो सही है। हाँ, सामान्य कथन है इसमें। अगर ऐसे हम लिख देते भोग भूमि के जीवों की या भोग भूमि के मनुष्यों की, तो फिर तो गलत होता। चलिए, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त शिला पर होता है। प्रेमलता जी कासलीवाल। हाँ या ना? भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त शिला पर होता है। नहीं ना, तो कौन सी शिला पर होता है? पांडुक शिला पर होता है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है। स्वयंभू रमण समुद्र के बीच में चूड़ी के समान गोलाकार स्वयं प्रभ पर्वत है। हंसा भाभी। स्वयंभू रमण समुद्र के बीच में चूड़ी के समान गोलाकार स्वयं प्रभ पर्वत है। हाँ या ना? हाँ। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र के बीच में है पर्वत। एक बार विचार करेंगे, लॉक कर दूं? चलिए, शीला भाभी आपका जवाब सही कर रहे हैं। स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में, बढ़िया। समुद्र के बीच में नहीं। हाँ, ये जो स्वयंप्रभ पर्वत है वो स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में है, समुद्र के बीच में नहीं है, इसलिए ये जो वाक्य है इसका आंसर होगा ना। गलत हो गया। विजय मेरु में सोमनस वन से 28,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुक वन है। विजय मेरु में सोमनस वन से 28,000 योजन की ऊंचाई पर पांडुक वन है। मीना चाची। हाँ, क्योंकि विजय मेरु में वो 28,000 योजन की ऊंचाई पर है। लवण समुद्र में जो कुमानुष द्वीप हैं, उनमें जो मनुष्य रहते हैं, उन्हें अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहते हैं। प्रेमलता जी पांड्या। एक बार वापस रिपीट करिए। लवण समुद्र में जो कुमानुष द्वीप है, यानी जो कुभोग भूमियां हैं, उनमें जो मनुष्य रहते हैं, उन मनुष्यों को अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहते हैं। हाँ। आंसर सही है। हाँ, हाँ कहेंगे। हाँ। कुंडलवर पर्वत ढाई द्वीप में शामिल नहीं है। बीना बोरा भाभी। कुंडलवर पर्वत ढाई द्वीप में शामिल नहीं है। बंद हो गई फिर से। हाँ, फिर चालू करिए। हाँ, वो ढाई द्वीप में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? कौन से द्वीप में है कुंडलवर पर्वत? आगे आ जाता है ना, बाद में आ जाता है। कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का। 11वें नंबर का है, इसलिए वो ढाई द्वीप में शामिल नहीं है। नंदीश्वर में दधिमुख पर्वत 1,000 योजन ऊंचे, रतिकर पर्वत 10,000 योजन ऊंचे होते हैं। कमला जी गर्ग। नंदीश्वर में दधिमुख पर्वत 1,000 योजन ऊंचे और रतिकर पर्वत 10,000 योजन ऊंचे होते हैं। ना, तो सही क्या होगा? इसको वाक्य को सही कर सकते हैं आप? रतिकर 1,000 है और दधिमुख 10,000 है। बढ़िया। रतिकर 1,000 योजन ऊंचे हैं और दधिमुख 10,000 योजन। भोग भूमि के सभी जीव मरण करके पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं तथा कर्म भूमि के सभी जीव मरण करके नरक में जाते हैं। चमेली आंटी। ना, क्योंकि सभी जीव नहीं जाते पहले स्वर्ग में, पहले हाँ। दूसरे स्वर्ग में, सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोग भूमि के जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, और कर्म भूमि के जीव तो अपनी योग्यता के हिसाब से योग्यता के अनुसार से जाते हैं। चारों गतियों में अथवा चौथा काल चल रहा हो तो मोक्ष में भी जा सकते हैं। नरक में जाने का नियम नहीं है। नरक में जाने का नियम किस काल वाले जीवों के साथ में है? बेला जी, ये मैं अलग से पूछ रही हूँ प्रश्न।
नरक और तिर्यंच भी साथ में ले लीजिए। नरक और तिर्यंच में जाने का नियम कौन से काल वालों के साथ में है कि वो नरक और तिर्यंच में ही जाएंगे? नहीं, कोई बात नहीं। कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा कर दें। सुलोचना जी। छठे काल में जाएंगे। बढ़िया। छठे काल वाले जो जीव हैं वो नरक और तिर्यंच में ही जाएंगे, वहीं से आते हैं और वहीं जाएंगे। विदेह क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंचों की आयु असंख्यात वर्ष की होती है। विदेह क्षेत्र में मनुष्य तिर्यंचों की आयु असंख्यात वर्ष की होती है। शशि जी। नहीं, तो कितनी होती है? संख्यात वर्ष की होती है। विदेहेषु संख्ये वर्ष, ऐसा है ना सूत्र। पुष्करार्ध द्वीप में 2 जम्बू वृक्ष व 2 शालमली वृक्ष हैं। बोलिए किरण जी। ना, क्यों? क्या गलत है इसमें? पुष्करार्ध में जम्बू और शामली वृक्ष नहीं है, पुष्कर वृक्ष है। बढ़िया, बहुत अच्छा। पुष्करार्ध में 2 पुष्कर वृक्ष हैं और शालमली तो है, वो पुष्कर वृक्ष हैं, जम्बू वृक्ष नहीं है। जम्बू द्वीप में 96 कुभोग भूमियां हैं। जम्बू द्वीप में 96 कुभोग भूमियां हैं। चित्रा आंटी। हाँ, तो कहाँ है? और उसमें मिला के हुई ना 96। बढ़िया। जम्बू द्वीप में यहाँ कहा है, जम्बू द्वीप में है, तो आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि कुभोग भूमियां द्वीप में नहीं है, वो लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में है। लवण समुद्र में बीच में भूमि के ऊपर जल का स्तर 11,000 योजन और भूमि के नीचे 1,000 योजन है। यानी लवण समुद्र के जो जल का स्तर है वो ऊपर की तरफ बीच में 11,000 योजन ऊपर है और नीचे 1,000 योजन है। रश्मि जी। हाँ सही है। हाँ सही, बढ़िया। पातालों में सबसे ऊपर वायु, नीचे जल और बीच में जल और वायु दोनों होती है। स्नेह जी। हाँ बोलिए स्नेह जी। पातालों में सबसे ऊपर वायु, नीचे जल और बीच में जल और वायु दोनों होती है। तो क्या क्या होता है, कैसे होता है? बढ़िया। सबसे नीचे, यहाँ कहा सबसे ऊपर वायु, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सबसे नीचे वायु, बीच में जल और वायु दोनों और सबसे ऊपर जल रहता है। शुक्ल पक्ष में लवण समुद्र के जल का स्तर 5,000 योजन हो जाता है। परिधि जी। यहाँ ये नहीं कहा 5,000 योजन बढ़ जाता है, यहाँ कहा है 5,000 योजन हो जाता है। नहीं, पहले 11 था, फिर उस वक्त 16 हो जाता है। अभी प्रश्न ऐसा है, हाँ ना में जवाब देना है। आंसर क्या होगा? ना। ना क्यों है? क्योंकि प्रश्न में ये बोला है कि लवण समुद्र के जल का स्तर 5,000 योजन हो जाता है, ये नहीं कहा कि 5,000 योजन बढ़ जाता है। अगर ऐसे लिखा होता 5,000 योजन बढ़ जाता है तब तो हो जाता आंसर हाँ, लेकिन इसमें लिखा है कि 5,000 योजन हो जाता है, तो वो 11,000 से मतलब हुआ, इसका समझ में ऐसा आएगा कि घट गया, इसलिए इस वाक्य का आंसर होगा ना। मानुषोत्तर पर्वत से मोक्ष जा सकते हैं। मनोरमा आंटी।
ना, बेला जी। नहीं, आ जा सकते हैं, पार्षद जा सकते हैं। वो 2.5 के अंदर ही आ गया। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत 2.5 दीप के अंदर ही है, इसलिए उससे मोक्ष जा सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछ। हाँ बोलिए, एक मिनट, बोलिए ये बोलिए। लवण समुद्र वाला एक बार एक्सप्लेन करिए ना। लवण समुद्र वाला एक बार एक्सप्लेन करिए। ये 5,000 योजन वाला, नहीं, वो 11,000 ऊपर और नीचे देखो लवण समुद्र में अपन ने देखा था कि जैसे ये तो लेवल है भूमि का, ये तो भूमि का लेवल है, तो इससे ऊपर और बीच में, किनारों पर भी नहीं, भूमि से ऊपर और सेंटर में, सेंटर के 10,000 योजन अपन ने देखे थे। तो वहां मैंने प्रश्न में 10,000 तो नहीं लिखा है। तो भूमि के ऊपर का जो लेवल है जल का स्तर, वो तो 11,000 योजन ऊंचा है, और भूमि के नीचे मतलब नीचे पाताल की तरफ, नींव की तरफ, जो नींव क्या बोलेंगे, समुद्र की नींव तो नहीं होती है, यानी नीचे भूमि के नीचे पाताल की तरफ, वहां 1,000 योजन की गहराई है, क्योंकि वो चित्रा पृथ्वी उतनी ही है। तो नीचे है गहराई 1,000 योजन की, और ऊपर जो पानी का लेवल है वो 11,000 योजन रहता है, और शुक्ल पक्ष में वो 5,000 योजन और बढ़ के 16,000 योजन हो जाता है। ऐसा तो 10,000 कहाँ रहता है? 10,000 तो वो उसकी चौड़ाई रहती है। ये जो 11,000 योजन जो बढ़ा है ना, वो 11,000 योजन 10,000 योजन की दूरी तक रहता है, वो उसकी चौड़ाई है। मैंने आप लोगों को चित्र दिखा के बताए थे अभी, फिर आ जाएगा समझ में। आप देखना, मैंने कुछ सेंड भी किए थे उसमें आपको, अभी मैंने बोर्ड नहीं रखा है आज, नहीं फिर बता देती। नहीं, ठीक है, थैंक्स। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि है, अतः वहां से करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि है, इसलिए वहां से बहुत सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं। हाँ, अंकल बोलिए, लक्ष्मीचंद जी अंकल। आवाज नहीं आ रही, आप गर्दन हिला के बता दीजिए हाँ या ना। हाँ, ना बोल रहे हैं आप, सही बात है, क्योंकि वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, वो तो अंतिम समुद्र है, और कर्म 2.5 द्वीप के बाहर है। भले ही वहां कर्म भूमि है, लेकिन वहां से जीव मोक्ष नहीं जा सकते, वहां मनुष्य ही नहीं होते, तो मोक्ष जाने का सवाल ही नहीं। चारों गतियों से आकर जीव भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। बेला भाभी, नहीं ले सकते चारों। तो भोग भूमि में जन्म कौन लेंगे, कहाँ से आके लेंगे? कर्म भूमि से मनुष्य ले सकते हैं। बस मनुष्य ही? बस हाँ, मनुष्य ही ले सकते। तिर्यंच नहीं कर्म रह, भूमि के जीव ले सकते, कर्म भूमि के जीव। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच वो भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। देव और मनुष्य और भोग भूमि के ही वापस से वो भोग भूमि में जन्म नहीं ले, देव और मनुष्य नहीं, सॉरी, देव और नारकी और भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच वो भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते। तो कौन बचे? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, वही भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। मध्य लोक सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर सुमेरु पर्वत की चोटी तक है। मध्य लोक सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर सुमेरु पर्वत की चोटी तक है। सुनीता आंटी, सही है इसका उत्तर। हाँ, क्योंकि सुमेरु की जड़ से लेके सुमेरु की चोटी तक जितना मध्यलोक होता है। तो इस तरह से ये अपना हो गया पेपर। हाँ अंकल, आपको कुछ पूछना है, बोलिए। पहला प्रश्न बताइए। सबसे पहला 45 लाख योजन वाला, उसका थोड़ा मेरे को बैठ नहीं था दिमाग। 45 लाख योजन, हाँ, क्या आपको क्या नहीं आ रहा? नहीं होगा कैसे ये? जम्बू द्वीप 1 लाख।
हाँ, ये एक दिन अपन ने देखा था ना क्लास में। रुकिए मैं बोर्ड ही ले आती हूँ। देखिए, ये जम्बूद्वीप, ये 1 लाख, फिर ये लवण समुद्र, तो ये लवण समुद्र 2 लाख इधर और 2 लाख इधर। फिर इसके बाद में धातकी खंड, हाँ हाँ, तो 4 लाख नहीं, ऐसा नहीं, वो इसीलिए व्यास कहा था ना। व्यास का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक का एक साइड का, उसमें इसीलिए ब्रैकेट में व्यास लिख दिया। धातकीय खंड का विस्तार कितना है? विस्तार का मतलब, विस्तार शब्द का अर्थ यहाँ व्यास लिया है। विस्तार शब्द, तो ये व्यास, ये व्यास का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उसको व्यास बोलते हैं। और विस्तार में 8 लाख। विस्तार 8 लाख नहीं कहलाएगा, विस्तार भी वो 4 लाख ही कहलाएगा। विस्तार का अर्थ यहाँ पर व्यास शब्द लिया है, विस्तार शब्द का अर्थ व्यास लिया है। क्षेत्रफल आप, हाँ जी, हाँ, तो ये 45 लाख योजन इसी तरह से बनेंगे ना, 2 लाख इधर 2 लाख इधर। तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का ही कहते हैं, 4 लाख योजन का नहीं कहते, क्योंकि व्यास जो है ना इसका डायमीटर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लवण समुद्र 2 लाख योजन ही है। तो उसको व्यास कहें या विस्तार कहें, वो विस्तार व्यास के अर्थ में ही लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये डायमीटर इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों साइड है ना। तो अपन को 2.5 द्वीप का एक किनारे से दूसरे किनारे तक का वो देखना है। यहाँ भी विस्तार ही बोल रहे हैं, वो डायमीटर ही है 2.5 द्वीप का। हाँ, तो ये 4 इधर हो गया। अब बता देती हूँ पूरा, और लोग फिर कुछ जिनको नहीं आ रहा हो समझ में। ये जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, तो वो 8 इधर और 8 इधर। और इसके बाद में पुष्कर द्वीप आधा, तो पुष्कर द्वीप पूरा तो है 16 लाख योजन का, लेकिन आधा लेंगे तो 8 तो ये इन सबको प्लस करेंगे तो ये इन सबका जोड़ आ जाएगा 45, और ये सब लाख में है, तो 45 लाख योजन का ये पूरा 2.5 द्वीप हो जाएगा इस तरह से। हाँ, बोलिए किरण जी। अंकल, मानसोत्तर पर्वत से मोक्ष जा सकते हैं? हाँ, मानसोत्तर पर्वत पर मनुष्य रहते हैं क्या? मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर ऐसे परमानेंट मनुष्य नहीं रहते, लेकिन मनुष्य वहां पहुंच सकते हैं। तो हाँ, कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, कोई इस तरह के हो, या कोई उपसर्ग करके किसी मुनिराज को वहां उस मानुषोत्तर पर्वत पे गिरा दे, तो वहां से मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर कोई उपसर्ग करके भी नहीं ले जा सकता। जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, कोई यहाँ समझ लीजिए विदेह क्षेत्र, अभी वहां पे चौथा काल चल रहा है, और विदेह क्षेत्र में कोई मुनिराज बैठे हैं आत्मा के ध्यान करने, और कोई उनका पूर्व भाव का बैरी, उसने उनको मुनिराज को विदेह क्षेत्र से उठाया और यहाँ हमारे अभी इस जगह अपने घर में डाल दिया ऐसा ऊपर से, और उनका मोक्ष, यानी वो इतने आत्मा में लीन हो रहे थे कि उन्होंने कर्मों का अभाव करना शुरू किया, और उसी समय वो मोक्ष उनको हो गया। तो यहाँ से भी मोक्ष जा सकते हैं वहां के जन्मे, इसलिए यहाँ का कोई काल ऐसा किसी को बाधा नहीं कर रहा। लेकिन वो उपसर्ग करने वाला उनको विदेह क्षेत्र से उठाकर और 11वें द्वीप में डाल दे कि नंदीश्वर द्वीप में डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते उपसर्ग के काल में किसी भी रूप में। इसका जवाब हाँ होगा क्या? हाँ हाँ, मानुषोत्तर पर्वत से मोक्ष जा सकते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि कोई किसी भी परिस्थिति में वहां से मोक्ष जाया जा सकता है, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत 2.5 द्वीप की सीमा के अंदर आता है, और 2.5 द्वीप में 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी, यानी एक भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं है जहां से कोई जीव मोक्ष नहीं गए हों। क्योंकि जितना बड़ा 2.5 द्वीप है उतनी ही बड़ी अपनी सिद्धशिला और सिद्धालय है। हमने देखी थी 5 चीजें 45 लाख योजन की, ख्याल में आप लोगों को?
ढाईद्वीप, सिद्धशिला, सिद्धालय, पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल और पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, वो 5 चीजें 45 लाख योजन की है। तो जितना बड़ा ढाईद्वीप है उतनी बड़ी वो उतना बड़ा सिद्धालय है, और सिद्धालय में एक भी जगह कहीं से भी सिद्धों से खाली नहीं है। नहीं तो ऐसा होता है कि समुद्रों से कोई मोक्ष नहीं गए हैं तो समुद्रों वाली जगह वहां खाली होती सिद्धालय में, वहां तो कोई सिद्धि नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जगह समुद्रों के ऊपर के जगह भी, यानी समुद्रों के ऊपर से भी जीव मोक्ष गए हैं। सिद्ध चक्र विधान अभी कुछ लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें 1008 अर्गों में आता है जल सिद्धेभ्यो नमः, थल सिद्धेभ्यो नमः, नभ सिद्धेभ्यो नमः। तो वो नभ से मोक्ष चले गए, जल से मोक्ष चले गए। कैसे गए? कि उपसर्ग आदि के काल में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। चलिए, अपना टाइम भी हो गया, और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पूरा करते हैं। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, सॉरी, आप अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए। अनम्यूट करिए। मैं पूछ रही थी, हाँ, बोलिए। एक बार पर्वत से जो दिक्कुमारियां होती है, तो कितनी दिक्कुमारियां मतलब उनकी सेवा में होती है, तीर्थन की सेवा में? 8 का नाम आता है, मुख्य 8 होती है, इसके अलावा 56 कुमारियां भी होती हैं और भी होती हैं, पर मुख्य 8 का नाम आता है, 8 दिक् कुमारियों का, बाकी ज्यादा भी होती हैं। इसमें अभी तुम्हारा मैंने पढ़ा था कि मतलब चारों दिशाओं से 8 दिक्कुमारियां होती है। हाँ, और अपने ईशान से मतलब ईशान दिशा से 4 दिक्कुमारियां। हाँ, वो पूरी वो उसका पूरा डिटेल है, मैंने वो इतनी डिटेल आपको नहीं बताई। वो अलग अलग उनकी दिशाओं में अलग अलग संख्याएं हैं, तो पर प्रमुख उनमें 8 कहलाती हैं, एक एक दिशा में 8 उस हिसाब से होती हैं। वैसे कुल कितनी होती है? मुझे अभी नंबर ऐसा याद नहीं है टोटल कितनी है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न अगर किसी को है तो। अनंत भी मान सकते थे क्या? अकृत्रिम चेतालय नहीं, अनंत तो नहीं है, असंख्यात, असंख्यात भले ही हम कह सकते हैं व्यंतर देवों के भी मिलाकर, जो हम गिनते नहीं है, लेकिन यहाँ बात थी गिनती वाले मध्यलोक में कितने हैं, तो 458 ही होते हैं, अनंत तो नहीं है, टोटल भी मिला के अनंत नहीं है, वो सब संख्या असंख्यात में ही जाती है, जितने भी चैतालय हैं मध्यलोक में। लेकिन वो व्यंतर और व्यंतरों के जो भवनों में वहां जो है उनको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, इसलिए। वो एक मैंने उसका एक कहीं ये भी पढ़ा था कि वो माता का गर्भ मतलब करने के लिए गर्भ शोधन, आती है। हाँ, कहाँ वो देवियां आती है, कहाँ से आती है वो सब यही आती हैं, ये जो 13वें द्वीप पे देवियां रहती हैं, तो माता की सेवा करने, गर्भ शोधन के आदि क्रिया करने, बताया था कई बार। हाँ, ये सारी वो वहीं से आती हैं। ज्योति जी, मेरे को कलवाने में थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपन कल करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं आया ना, वो अपन कल करेंगे, अभी टाइम क्योंकि अपना हो गया है। अभी इससे रिलेटेड कोई छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिए, कल आप याद दिला देना, क्या समझ में नहीं आया शुरू में ही आप हाथ खड़ा कर लेना, तो फिर शुरू में ले लेंगे। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, दीपिका जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। बताने वाले क्या? फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई। के बारे में बताने वाले, किसके बारे में? रिद्धियों के बारे में बताने, रिद्धियों के बारे में। रिद्धियों के बारे हाँ, ठीक है, कल आप स्टार्टिंग में याद दिला देना, स्टार्टिंग में याद दिला देना। थोड़ी टिपिकल होती है, वो समझ आती नहीं, कई बार पढ़ लिया। हाँ, अभी वो मैं अब पूरा लेंगे तो वो लंबा प्रकरण चलेगा, फिर वो 2-3-4 दिन तो कम से कम लगेंगे, या तो देखते हैं, नहीं तो फिर शॉर्ट में खाली जो वैक्रियक वाली है वो देख लेंगे। चलिए, और किसी को प्रश्न है? आपने रिद्धियां तो 11 लिखाई ना, 11 रिद्धियां मतलब 11 रिद्धियां होती है
विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं। ऐसे मेन रिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, उनके और भेद करते हैं तो 64 होती हैं, और 64 से भी ज्यादा होती हैं। 64 तो एक संख्या अपनी फिक्स हो गई है ऐसे बोलने में। बहुत सारी रिद्धियां होती हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती हैं। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं।